फिल्मर H.G. वेल्स। नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम H.G. वेल्स की एक और शानदार कहानी की दुनिया में चलेंगे जिसका नाम है फिल्मर। ये कहानी उस विडंबना के बारे में है कि कैसे इतिहास कभी-कभी सबसे बड़े सम्मान के लिए सबसे अयोग्य लोगों को चुनता है। ये कहानी है उस डरपोक, उस अजीब लेकिन उस प्रतिभाशाली इंसान की जिसने इंसान को उड़ने का वो राज दिया जिसके लिए दुनिया सदियों से तरस रही थी, लेकिन वो खुद कभी नहीं उड़ा। कहानी शुरू करने से पहले लेखक के उन शब्दों पर गौर करते हैं जिनसे ये कहानी शुरू होती है। वेल्स लिखते हैं, सच तो ये है कि उड़ने की कला पर महारत हासिल करना हजारों लोगों का काम था। किसी एक ने एक सुझाव दिया तो दूसरे ने एक प्रयोग किया, जब तक कि आखिर में काम को पूरा करने के लिए बस एक जोरदार बौद्धिक प्रयास की जरूरत नहीं रह गई। लेकिन आम जनता के मन का निर्दयी अन्याय ये तय करता है कि इन हजारों में से एक आदमी को ही खोजकर्ता के रूप में चुना जाएगा। ये कहानी हमें विज्ञान की महानता और उसे बनाने वाले इंसान की तुच्छता के बीच के अद्भुत अंतर को दिखाती है। तो चलिए मिलते हैं उस बेचारे फिल्मर से जिसे इतिहास ने इतना अजीब और दुखद सम्मान दिया है। हमारी कहानी का नायक है फिल्मर, एक ऐसा नाम जिसे शायद ही कोई जानता हो, लेकिन जिसका काम आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। वो डोवर के एक मोची का बेटा था, एक गरीब लड़का जिसके पास अपनी बुद्धि के सिवा कुछ नहीं था। उसने गणित और रसायन शास्त्र में शानदार योग्यता हासिल की और किसी तरह सरकारी प्रयोगशाला में दाखिला पा लिया। लेकिन गरीबी ने उसे शोध का रास्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो एक प्रोफेसर के लिए मामूली गणना करने वाला बन गया, जो अपनी प्रसिद्धि के लिए दूसरों के काम का इस्तेमाल करता था। कई सालों तक फिल्मर गुमनामी के अंधेरे में खोया रहा। वो एक सस्ता सा कोट पहनता, उसका कॉलर हमेशा घिसा हुआ रहता था और उसके चेहरे पर हमेशा 3 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी रहती थी। वो लोगों से नजरें चुराता, हमेशा अपने काम को दूसरों से छिपाता, जैसे उसे डर हो कि कोई उसका अनमोल विचार चुरा लेगा। और उसके पास सच में एक अनमोल विचार था। उस समय उड़ने की कोशिशें 2 अलग-अलग रास्तों पर चल रही थीं। एक तरफ थे गुब्बारे, हवा से हल्के, जो आसानी से ऊपर उठते थे, लेकिन हवा के रहमो करम पर बहते थे। दूसरी तरफ थीं उड़ने वाली मशीनें, हवा से भारी, जिन्हें बड़े-बड़े इंजन चलाते थे और जो पहली ही कोशिश में जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाती थीं। फिल्मर वो पहला इंसान था जिसने इन दोनों के गुणों को मिलाने का तरीका खोजा। उसने एक ऐसी मशीन की कल्पना की जो इच्छानुसार हवा से हल्की या भारी हो सकती थी। उसने मछली के सिकुड़ने वाले मूत्राशय और पक्षियों के खोखलेपन से प्रेरणा ली। उसने सिकुड़ने वाले गुब्बारों का एक जटिल जाल बनाया जो मशीन को ऊपर उठा सकता था और फिर सिकुड़कर फ्रेम में वापस आ सकता था। और उसने मशीन के फ्रेम को खोखली कठोर ट्यूबों से बनाया जिसमें से हवा को बाहर निकाला जा सकता था। यह एक शानदार विचार था, एक ऐसा विचार जिसने हवाई यात्रा की पूरी तस्वीर बदल दी। लेकिन इस विचार को हकीकत में बदलने के लिए सालों की मेहनत और एक नए पदार्थ की खोज की जरूरत थी। और फिल्मर ने, जैसा कि वो बाद में साक्षात्कारों में बताता था, बिना थके और बिना रुके वो मेहनत की। लेकिन दुनिया को उसकी इस खोज की कोई परवाह नहीं थी। अगले 5 सालों तक वो रबर की एक फैक्ट्री में काम करता रहा और अपनी इस खोज के बारे में अखबारों को चिट्ठियां लिखता रहा, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो दरवाजे दरवाजे भटका, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सेना के एक मेजर जनरल ने तो उसे एक सनकी और घटिया आदमी कहकर खारिज कर दिया। और फिर किस्मत ने पलटी खाई। फिल्मर ने अपने सिकुड़ने वाले गुब्बारों के लिए जिस झिल्ली का आविष्कार किया था, वो एक नए तेल इंजन के वाल्व के लिए उपयोगी पाई गई। अचानक उसके पास पैसे आ गए। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और कैंट के एक शांत कोने में दुनिया की नजरों से छिपकर अपनी मशीन का एक मॉडल बनाने में जुट गया। उसने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसे रेडियो तरंगों से कंट्रोल किया जा सकता था। और एक दिन कुछ अनपढ़ लोगों और 2 पुलिस वालों के सामने इतिहास की पहली सफल उड़ान भरी गई। वो मशीन हवा में उठी, 300 फीट की ऊंचाई तक गई, चक्कर काटा और फिर सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर आई। उस जीत के पल में फिल्मर अपनी तिपढ़िया साइकिल से उतरा, अपनी रचना की ओर 20 कदम बढ़ा और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में जब उसे होश आया तो वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। ये खबर किसी तरह न्यूज़पेपर के मालिक बैंगहर्स्ट तक पहुंची,
जो लंदन की पत्रकारिता जगत का सबसे चतुर और बेईमान आदमी था। बैंगहर्स्ट ने एक ही नज़र में स्थिति को समझ लिया। उसने फिल्मर की खोज में एक शानदार अवसर देखा और बैंगहर्स्ट के छूते ही फिल्मर की सालों की गुमनामी एक धमाके के साथ प्रसिद्धि में बदल गई। रातों रात फिल्मर इस या किसी भी युग का सबसे महान खोजकर्ता बन गया। अखबारों के पहले पन्ने उसकी तस्वीरों से भर गए। बैंगहर्स्ट ने 10,000 पाउंड का इनाम घोषित किया और अपनी निजी प्रयोगशाला को फिल्मर के काम के लिए खोल दिया। हर हफ्ते बैंगहर्स्ट के आलीशान घर के बगीचे में पार्टियां होती, जहां फिल्मर अपनी छोटी मशीन को ड्यूक और डचेस के सामने उड़ाकर दिखाता। वो अब फटे पुराने कपड़े नहीं पहनता, वो सबसे महंगे सूट पहनता, उसके बाल समरे हुए रहते और उसकी दाढ़ी बनी हुई रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी घबराहट थी। वो अभी भी लोगों से नजरें चुराता और जब वो उस आलीशान आन पर चलता तो उसकी सांसें फूल जाती और उसके कमजोर सफेद हाथ मुट्ठियों में भींचे रहते थे। ये प्रसिद्धि, ये सम्मान उसे ऐसे मिला था जैसे उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी, या कम से कम इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। और इसी प्रसिद्धि के बीच एक और चीज ने उसकी जिंदगी में दस्तक दी, लेडी मेरी एल्किनहॉर्न। लेडी मेरी, जो अपनी खूबसूरती और स्कैंडल्स के लिए जानी जाती थीं, फिल्मर में कुछ ऐसा देखा जो दूसरों को नजर नहीं आया। शायद उसे उस अजीब और शर्मीले आदमी में एक छिपी हुई शक्ति का एहसास हुआ। जो भी हो, उन दोनों के बीच एक रिश्ता पनपने लगा जिसने फिल्मर की पहले से ही तनावपूर्ण जिंदगी को और भी जटिल बना दिया। और फिर वो दिन आया, वो महान दिन जब बैंगहर्स्ट ने दुनिया से वादा किया था कि इंसान की पहली ऑफिशियल उड़ान भरी जाएगी। उस दिन के लिए महीनों से तैयारियां चल रही थीं। दर्शकों के लिए स्टैंड बनाए गए थे, बाड़ें लगाई गई थीं और बड़े बड़े झंडे लहरा रहे थे। और इन सब के बीच तिरपाल से ढकी हुई वो विशाल आकृति खड़ी थी, असली आदम कद उड़ने वाली मशीन। उस सुबह जब सूरज निकल रहा था, फिल्मर अपने कमरे की खिड़की से उस मशीन को देख रहा था। वो रात भर सो नहीं पाया था। क्या वो उस मशीन को सिर्फ एक मशीन के रूप में देख रहा था या अपनी नियति के रूप में? ये बात उस समय किसी ने नहीं सोची थी, लेकिन अब हम जानते हैं। फिल्मर ने उड़ने वाली मशीन का आविष्कार तो कर लिया था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा भयानक डर था, ऊंचाई का डर। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि जिस मशीन को वो बना रहा है, उसे उड़ाने की उम्मीद भी उसी से की जाएगी। यह विचार कि उसे हजारों फीट ऊपर हवा में उड़ना पड़ेगा, उसके लिए एक बुरे सपने जैसा था। लेकिन वो किसी से कुछ न कह सका। वो चुपचाप उस दिन का इंतजार करता रहा, शायद ये उम्मीद करते हुए कि जब वक्त आएगा तो उसमें हिम्मत आ जाएगी। 11:30 बजे जब मैदान दर्शकों से खचाखच भर गया, फिल्मर बैंगहर्स्ट के साथ मशीन की ओर बढ़ा। वो चुपचाप चल रहा था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मशीन से 50 गज की दूरी पर वो रुका। बैंगहर्स्ट, उसने कहा, उसकी आवाज थोड़ी भर्रा गई थी। हाँ, बैंगहर्स्ट ने जवाब दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बैंगहर्स्ट वहीं रुक गया। क्या? एक अजीब सा एहसास हो रहा है, शायद ये भीड़ की वजह से है। एक पल की खामोशी छा गई। फिल्मर को लगा कि वो दुनिया का सबसे अकेला इंसान है। लेडी मेरी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर फिल्मर एक पल के लिए भी ऐसा होने देंगे। ये खतरनाक है, इसीलिए तो मुझे लगता है कि मुझे ऊपर जाना चाहिए। फिल्मर ने जमीन को देखते हुए कहा। उसने नजर उठाकर लेडी मेरी को देखा। मैं ऊपर जाना चाहता हूं, उसने एक सफेद मुस्कान के साथ कहा। अगर मैं बस कहीं भीड़ और धूप से एक पल के लिए दूर बैठ सकूं। बैंगहर्स्ट, जो अब स्थिति को समझने लगा था, फिल्मर को पास के एक छोटे से कमरे में ले गया। तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें बस थोड़ी ब्रांडी की जरूरत है। वो कमरा एक शांत और सुंदर जगह थी, जिसमें हरे रंग का फर्नीचर और पुरानी किताबें थीं। लेकिन जैसा कि किस्मत को मंजूर था, बैंगहर्स्ट अपनी एक छोटी सी राइफल टेबल पर ही छोड़ गया और पास में कुछ कारतूस भी पड़े थे। अगले 5 मिनट में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। लोग बस फिल्मर के चेहरे को खिड़की पर आते जाते देख सकते थे। और फिर एक गोली चलने की आवाज आई। जब बैंगहर्स्ट का बटलर दरवाजा खोलकर अंदर गया तो बारूद की गंध ने उसे बता दिया कि क्या हुआ था। फिल्मर ने अपनी उस असहनीय द्विधा का अंतिम समाधान ढूंढ लिया था। उस शाम जब बैंगहर्स्ट अकेला था, वो टूट गया और मिट्टी के आदमी की तरह रोने लगा। उसने गुस्से में पूरी मशीन अपने एक सहायक मैक एंड्रू को 2.5 शिलिंग में बेच दी। अगली सुबह दुनिया भर के अखबारों में छपा,
नई उड़ने वाली मशीन की पूरी विफलता और धोखेबाज का आत्महत्या। लेकिन उसी सुबह जब दुनिया फिल्मर को एक धोखेबाज कह रही थी, मैकएंड्रू उस मशीन में बैठकर इप्सम और विंबलडन के ऊपर शान से उड़ रहा था, और बैंगहर्स्ट उम्मीद और ऊर्जा से भरा हुआ अपने पजामे में एक मोटर कार में उसका पीछा कर रहा था। और फिल्मर उस हरे मंडप में बिलियर्ड टेबल पर एक चद्दर में लिपटा पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी एच.जी. वेल्स की कहानी फिल्मर। एक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि एक महान विचार को जन्म देने वाला दिमाग जरूरी नहीं कि उस विचार का सामना करने की हिम्मत भी रखता हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए।